अच्छा, जैसे ल्यूकीमियास के क्लिनिकल फीचर्स हम देख रहे थे, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, मैंने कहा ना एबनॉर्मल इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स यानी लिम्फोब्लास्ट बोन मेरो में या ल्यूकीमिक ब्लास्ट जो है बोन मेरो में ज़्यादा हो जाएंगे, यानी ये डिजीज़ ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करी और लिम्फोब्लास्टिक यानी लिम्फोसाइट ज़्यादा हुए। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में एक तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं, क्योंकि क्राउडिंग इफेक्ट हुआ आरबीसी कम होंगे, एनीमिया हो जाएगी, फटीग, वीकनेस, पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरे वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इम्पेयर्ड इम्यूनिटी होगी, यानी फ्रीक्वेंट रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, फीवर है जो कि जा नहीं रहा, माउथ सोर्स है, ठीक है। तीसरा प्लेटलेट्स भी कम होंगे, तो उससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, इजी ब्रूज, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड, ब्लीडिंग गम, पेटिकिया। तो एब्रप्ट स्टोमी ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, अदर में लिम्फेडिनोपैथी होती है, बोन जॉइंट पेन होता है क्योंकि वो बोन मेरो में जमा हो गए सेल्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एट नाइट स्वेट्स होंगे। तो एब्रप्ट स्टोमी ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, बोन पेन, टेंडरनेस, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट में क्रेनियल न्यूरोपैथी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, पैनसाइटोपिनिया होगा, अनीमिया, फटीग, वीकनेस, न्यूट्रोपीनिया से इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लीडिंग। यहाँ पे सारी जो है इसने लैब फाइंडिंग्स बताई हैं। ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में सेल्स है। अच्छा, वैसे कॉजेज़ यही हैं कि बच्चों में ज़्यादातर 2 से 5 साल की उम्र के दरमियान होता है और एडल्ट्स में 50 के बाद। तो ज़्यादातर इसकी कुछ एसोसिएशन भी है कि सर्टेन इनहेरिटेड कंडीशन में रिस्क ज़्यादा होता है एलएल का, जैसे डाउन सिंड्रोम में, लीफ-रोमेनी सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोसिस टाइप 1, या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो कीमोथेरेपी, रेडिएशन से, केमिकल जैसे बेंजीन की वजह से भी हो सकता है, हाई डोज रेडिएशन से। डायग्नोसिस की सीबीसी जब हम करेंगे ना, तो उसमें हमें लो ब्लड आरबीसी, प्लेटलेट ये लो मिलेंगे, वाइट ब्लड सेल्स हमें नॉर्मल मिलते हैं, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल 10,000 to 1 लाख होंगे। और बोन मेरो ऑफर हमें टोटली रिप्लेस्ड मिलेगा बाय लिम्फोब्लास्ट। बोन मेरो एस्पायरेशन और बायोप्सी हम करते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोसिस यही होता है। इसमें सैंपल ऑफ बोन मेरो लिया जाएगा, उस पर हाई परसेंटेज लिम्फोब्लास्ट का मिलेगा, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा मिल रहे हैं उसमें। बाकी नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बोन मेरो बायोप्सी पे मोर देन 20% ब्लास्ट इन द मैरो, लिम्फोब्लास्ट का ए ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होगा, यानी उनके हमें एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में हमें उसमें ग्रेन्यूल्स भी नज़र आएंगे। और लिम्फोब्लास्ट जो है वो PAS पॉजिटिव होते हैं, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, कैला पॉजिटिव, TDD पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है हमें मिलता है, ये हम डिटेक्ट करते हैं इम्यूनोफिनोटाइपिंग के ज़रिए ALL में, और लंबर पंचर भी करते हैं कि CNS में तो डिजीज़ नहीं स्प्रेड हुई। पुअर प्रोग्नोसिस होती है अगर बच्चा 2 साल से कम है या 10 साल से ज़्यादा उम्र का है, अगर एडोलेसेंस में प्रेजेंटेशन है तो भी, वाइट ब्लड सेल 1 लाख से ज़्यादा हो, और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम अगर हमें मिल रहा है तो उसमें भी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। दूसरी टाइप की ल्यूकीमिया की एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया AML, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया बनता है एडल्ट्स में, ठीक है। अब ये जो है एडल्ट्स का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, इसमें क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि मैरो फेलियर होगा, माइलोजेनस यानी इसमें माइलोइड स्टेम सेल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और वेरी इमेच्योर ब्लड सेल्स हमें मिलेंगे। डिजीज़ क्विकली जो है डेवलप करती है और इन्वॉल्व करती है वेरी इमेच्योर ब्लड सेल्स को। तो AML स्टार्ट तो बोन में होगा, सॉफ्ट स्पंजी मटेरियल इनसाइड योर बोन, ठीक है, वो इफेक्ट हो रहा है। उसमें रेड ब्लड जो माइलोइड स्टेम सेल्स हैं वो सपोज होते हैं टू मेच्योर इनटू द रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड मोस्ट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल जैसे ग्रेनुलोसाइट्स जो है उनमें से न्यूट्रोफिल, यूजोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स बनते हैं। तो माइलोइड स्टेम सेल्स का DNA है जो है वो चेंज हुआ है। अब म्यूटेटेड माइलोइड स्टेम सेल्स होगा तो वो अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई करेगा, तो लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे, जिसको हम कहते हैं माइलोब्लास्ट या ल्यूकीमिक ब्लास्ट। अच्छा, ये माइलोब्लास्ट मैच्योर नहीं होते, अपना फंक्शन सही से नहीं करेंगे, रैपिडली क्राउड कर देंगे हेल्दी बोन मेरो फॉर्मिंग सेल्स को, तो उससे हेल्दी वालों की डेफिशिएंसी होगी, प्लेटलेट्स की और फंक्शनल वाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर क्या है, एक तो इसमें मैरो फेलियर होगा, अनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ठीक है। दूसरा इसमें इनफिल्ट्रेशन होती है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, गम इनफिल्ट्रेशन, CNS इन्वॉल्वमेंट इज़ रेयर अनलाइक द ALL। तो एक तो RBC नहीं है, अनीमिया वाले सिम्टम, लैक ऑफ वाइट ब्लड से, न्यूट्रोपीनिया वाले, प्लेटलेट नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले, बाकी बोन जॉइंट पेन होगा, इसमें स्वेलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, इसमें BCG भी आता है। तो इनलार्जमेंट हो जाएगी स्प्लीन की, लिवर या लिम्फ नोड की, और इसमें ये जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया का भी BCG आता है कि ब्लीडिंग स्वॉलन गम्स होंगे, स्पेशली जो मोनोसाइटिक सब टाइप है AML का उसमें, और माइलोइड सार्कोमास भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ल्यूकीमिक सेल्स सॉलिड ट्यूमर बना देंगे आउटसाइड द बोन मेरो। ये पूरी इसमें एक क्लासिफिकेशन है
इसको कहते हैं फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। दूसरी WHO को भी होती है AML की क्लासिफिकेशन। फ्रेंच क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, AML का रिस्क फैक्टर थोड़े बताऊँ। AML ना ओल्डर एडल्ट्स में होती है, 68 के दरमियान डायग्नोज होती है, जिनका प्रीवियस कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो, कीमो रेडियो, तो उनमें होता है थेरेपी रिलेटेड AML। और किसी को कोई डिसऑर्डर हो, ब्लड डिसऑर्डर, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, उनमें हो सकता है। डाउन सिंड्रोम, फेनकोनी सिंड्रोम में हो सकता है। और बेंजीन से अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो, ठीक है, एंड हाई डोज रेडिएशन। तो क्लासिफिकेशन से पहले इसकी भी मैं थोड़ी सी डायग्नोसिस बताऊँ। तो इसकी डायग्नोसिस में हमें CBC करेंगे तो उसमें 1 और मोर नॉर्मल ब्लड सेल्स मिलेंगे और ऑफन माइलोब्लास्ट मिलेंगे ब्लड में। बोन मेरो एस्पायरेशन में हमें हिप बोन से मिलेंगे तो उसमें मोर देन 20% माइलोब्लास्ट मिलेंगे बोन मेरो में, कंफर्म हो जाएगी डायग्नोसिस। तो साइटोजेनेटिक और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें हम क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी, जीन म्यूटेशन देख रहे होते हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर भी पता लगेगा। और स्पेसिफिक टारगेट थेरेपी, फ्लो साइटोमेट्री होती है। वाइट ब्लड सेल काउंट 10,000 to 1 लाख, बोन मेरो में मोर देन 20% ब्लास्ट। माइलोब्लास्ट का याद रखें ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इस तरह से नज़र आएगा। माइलो पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं ये, और सुडान ब्लैक पॉजिटिव होंगे। और रॉड्स होती हैं, ये एक्चुअली क्या होती है, और रॉड्स फ्यूज्ड एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स ही होते हैं माइलोब्लास्ट के साइटोप्लाज्म में हमें मिलते हैं, एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया के, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये एरो हेड जो है ये माइलोब्लास्ट है, जबकि ये एरो जो है और रॉड्स को इंडिकेट कर रहा है जिसके अंदर है। और रॉड्स हमें AML में मिलेंगी। प्रोग्नोसिस वैसे अच्छी होती है AML की। प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया M3 की ट्रांसलोकेशन जब वो 8-21 पे या 15-17 पे, और इन्वर्जन जिसमें हो रही है 16 की, इन वालों की गुड प्रोग्नोसिस है। इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन एंड प्रो माइलोसाइटिक। पुअर प्रोग्नोसिस अगर पेशेंट 60 अबव है और साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो, लाइक 5-7 डिलीशन, 3q26 एब्रेशन, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी फैब क्लासिफिकेशन देखिए, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया की। उसमें 8 सब टाइप्स होते हैं, M0 से लेके M7 तक। स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन पे भी डिपेंड करता है, और प्रीडोमिनेंट सेल टाइप हमें कौन सी माइक्रोस्कोप पे नज़र आती है उस हिसाब से। तो M0 AML अनडिफरेंशिएटेड या मिनिमली डिफरेंशिएटेड कहते हैं। इसमें जो है ना हमें कोई और रॉड्स नज़र नहीं आएंगे। M1 जो है AML विदाउट मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन, ये मिनिमली था, ये विदाउट। तो इसमें रेयर हैं और मोर देन 90% नॉन एरिथ्रोसाइट सेल्स होते हैं, ब्लास्ट होते हैं। और MPO यूजुअली इसमें पॉजिटिव होता है। इतना बस याद रखिए, इसमें रोड्स नहीं है, इसमें रेयर है। बाकी M2 जो है उसको हम कहते हैं AML विथ मैचुरेशन, ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है, 30-40%। और इसमें जो है और रोड्स मौजूद होंगी। इसमें ट्रांसलोकेशन होती है 8-21 ट्रांसलोकेशन, इसको कहते हैं M2। M3 जो है उसमें एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया कहलाता है। और रोड्स भी होंगी ट्रांसलोकेशन, लेकिन 15-17 होगी, और DIC प्रेजेंट होगा, ब्लीडिंग डायस्टेसिस, ठीक है। और रोड इसमें नीडल शेप की इंक्लूजन्स होती है। M4 एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया है। और रोड अनकॉमन है, यहाँ पर इन्वर्जन 16 है, इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस है, बेटर है M4 की एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक की, ठीक है। और M5 विथ यूजिनोफिलिया, हम कहते हैं M5 को एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। और इसमें जो है हमें और रोड एब्सेंट मिलती है, लेकिन यहाँ गम में इन्फिल्ट्रेशन होगी ऑर्गेनोमेगेली, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, इसको M5 कहते हैं एक्यूट मोनोसाइटिक। M6 होता है एक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया, बिजार मल्टी न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोब्लास्ट होंगे। एंड लास्टली M7 एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक, यहाँ पे बोन मेरो में माइलोफाइब्रोसिस मिलेगा, डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा इंसिडेंस है, और 3 ईयर से कम एज वाले जो है चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो एक्यूट मेगा कैरियोसाइटिक इज़ द M7, एक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया इज़ द M6, दैट्स इट। देन यहाँ पर जो है ये फैब क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है। ट्रीटमेंट आ जाए, हमने ALL भी डिस्कस किया, AML भी। एक्यूट ल्यूकीमियाज में वैसे कीमोथेरेपी दी जाती है रेमिशन इंडक्शन के लिए। ये जो फेज़ होता है ना रेमिशन इंडक्शन, इसमें हम बल्क ऑफ ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कीमोथेरेपी दे के। फिर दूसरा होता है रेमिशन कंसोलिडेशन। रेमिशन कंसोलिडेशन वाले फेज़ में जो रह गई है रेजिडुअल डिजीज़, वंस हमने रेमिशन अचीव कर लिया, अब जो पीछे रह गई है रेजिडुअल, उसको जो है हमने अटैक करना है, तो उसके लिए रेमिशन कंसोलिडेशन थेरेपी होगी। तो एक हो गया रेमिशन इंडक्शन, देन रेमिशन कंसोलिडेशन।
देन आता है रेमिशन मेंटेनेंस। इस फेज़ में मेंटेनेंस थेरेपी होगी जिसमें हम रिपीटिंग साइकिल ऑफ ड्रग देंगे ताकि पेशेंट को रेमिशन में रखें, ठीक है। देन आता है फेजेस हैं ALL या AML। सबसे पहले इंडक्शन। ALL में याद रखिए कि विनक्रिस्टीन, प्रेडनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, एंथ्रासाइक्लिन, एस्पारजिनेज। CNS प्रोफाइलैक्सिस में इंट्राथीकल मेथोट्रिक्सेट, इंट्राक्रेनियल रेडियोथेरेपी। ये चीज़ें हम ALL में एज ए इंडक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में इंडक्शन के लिए रेमिशन इंडक्शन यानी बल्क ऑफ ट्यूमर को किल करने के लिए हम डोनोरुबिसिन, साइटाराबिन, इटोपोसाइड, नो CNS प्रोफाइलैक्सिस। ALL में हम CNS प्रोफाइलैक्सिस दे रहे थे, इंट्राथीकल मेथोट्रिक्सेट या रेडियोथेरेपी। फिर कंसोलिडेशन, मैंने कहा ना कंसोलिडेशन में जो रेजिडुअल डिजीज रह गई है इंडक्शन के बाद उसके लिए कंसोलिडेशन होता है। उसमें ALL में हम कंसोलिडेशन में ALL में हम डोनोरुबिसिन यूज़ कर रहे हैं, साइटाराबिन, इटोपोसाइड, मेथोट्रिक्सेट। बट AML में हम फॉर द कंसोलिडेशन फेज साइटाराबिन, एम्साक्रीन एंड माइटोजेंड्रोन यूज़ करेंगे। मेंटेनेंस के लिए जो है वो ALL में प्रेडनिसोलोन, विनक्रिस्टीन, मरकेप्टोप्यूरिन एंड मीथोट्रिक्सेट यूज़ होगी, ठीक है। देन आते हैं सपोर्टिव गियर पे। सपोर्टिव गियर जो होगी वो अनीमिया के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। हीमोग्लोबिन हमने 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रखनी है। ब्लीडिंग जो हो रहा है उसके लिए अगर नॉन इन्फेक्टेड है तो हम प्लेटलेट देंगे अगर उसका 10,000 से प्लेटलेट काउंट कम है। लेकिन अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है और उसका प्लेटलेट काउंट जब 20 से कम होगा तो हम उस इन्फेक्टेड को प्लेटलेट्स देंगे। इन्फेक्शंस के लिए हम अलग से एंटीबायोटिक्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे जेंटामाइसिन या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो पेनिसिलिन देंगे, लाइक पाइपरसिलिन एंड टाइजोबैक्टम प्लस अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ। फीवर अगर 38 से मोर देन 38 डिग्री है, मोर देन 1 आवर तक लास्ट कर रहा है न्यूट्रोपिनिक पेशेंट में, तो इसका मतलब इसको पॉसिबल सेप्टिसीमिया है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शंस के लिए, लोकल इन्फेक्शन के लिए हमने फ्लूकोनाजोल देना है। और सिस्टमिक इन्फेक्शंस में हम इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन देते हैं फॉर एट लीस्ट 3 वीक्स, ठीक है। मोर देन 1 आवर तक फीवर है, जो फीवर मोर देन 30 है तो पॉसिबल सेप्टिसीमिया हो सकता है। बाकी फंगल इन्फेक्शंस अगर है, लोकल इन्फेक्शन, तो उसके लिए फ्लूकोनाजोल देंगे। और अगर सिस्टमिक है तो उसके लिए IV इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन दी जाती है फॉर एट लीस्ट 3 वीक्स। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो है ये सेलुलर ब्रेकडाउन की वजह से होता है ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि कीमोथेरेपी जब दे रहे हैं तो उसमें होगा ये सिम्टम कि पेशेंट को हाइपर कैलीमिया होगा, हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपर यूरिसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के फीचर्स है। हाइपर कैलीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया, यूरिक एसिड भी ज़्यादा है लेकिन हाइपोकैल्सीमिया। तो उसको प्रिवेंट इस तरह किया जाता है जब कीमोथेरेपी दी जाए तो IV हाइड्रेशन भी होनी चाहिए और प्रोफाइलेक्टिकली हमने एलोपेरानॉल देना होता है। क्लिनिकल पहले अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया से रिलेटेड कि ये M3AML है। सी द टेबल अबव द फैब क्लासिफिकेशन जो अभी हम देख के आए। M3AML M3 जो AML था फैब क्लासिफिकेशन में, उसमें और रॉड्स भी प्रेजेंट थी और ट्रांसलोकेशन था 15-17 पे, और उसमें DIC हो जाता है, ब्लीडिंग डायस्टेसिस। तो हम इसको अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ये डिफाइन हुआ है कि इसमें ट्रांसलोकेशन हुई है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की, ट्रांसलोकेशन 15-17, ठीक है, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। तो ये मेडिकल इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट करता है। इसमें मैंने कहा ना DIC और ब्लीडिंग होता है, तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि सपोर्टिव मेजर क्रूशल है और आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड हम देते हैं, ये रिमार्केबल रिस्पॉन्स शो करेगा। एंड आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड देंगे, ATO। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अक्यूट हो गया अब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, CLL। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ये याद रखें क्लोनल प्रोलिफरेशन होता है नॉर्मल मैच्योर अपीयरिंग बी लिम्फोसाइट्स का जो कि फंक्शन एबनॉर्मली करेंगे। क्रोनिक है यानी कि कैंसर सेल्स को काफ़ी टाइम लगा, स्लोली ओवर टाइम जो है ग्रो हुए, एक्यूमुलेट हुए। बोन मैरो में स्टार्ट होगा, अफेक्टिंग द अर्ली फॉर्म ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स को, स्पेसिफिकली जो B सेल लिम्फोसाइट है। तो बोन मैरो उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मैच्योर लेकिन डिसफंक्शनल बी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। अब ये एबनॉर्मल सेल्स जो है ब्लड, बोन मैरो, लिम्फ नोड में एक्यूमुलेट होंगे, बिल्डअप होंगे, क्राउडिंग आउट द हेल्दी ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इट इज़ अ क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल मैच्योर अपीयरिंग बी लिम्फोसाइट्स एंड दैट फंक्शन एबनॉर्मली। एपिडेमियोलॉजी याद रखिए कि 60 से ज़्यादा वालों को CLL होता है। मोस्ट कॉमन जो ओवरऑल ल्यूकीमियाज में हम देखें तो कॉमन जो है वो CLL है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। और ये
जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी का कॉज 60 साल से ज़्यादा वाले पेशेंट्स में पूरी बॉडी में जनरलाइज लिम्फेडिनोमा का मोस्ट कॉमन कॉज भी CLL ही होता है। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ना, CLL वालों को ज़्यादा सिम्टम नहीं होते और रूटीन ब्लड टेस्ट पे ही पता लगता है क्योंकि CLL है। एक तो वीकनेस फटीग रहता है क्योंकि अनीमिया रह रहा है, बाकी इनके लिम्फ नोड स्वॉलन और पेनलेस जो है स्वॉलन लिम्फ नोड्स होंगे नेक, आर्मपिट, ग्रोइन पे। फ्रीक्वेंटली इनको इन्फेक्शन होगी क्योंकि वाइल्ड ब्लड सेल इनका डिसफंक्शनल है। फीवर, रेंचिंग नाइट स्वेट, अनएक्सप्लेन इनको वेट लॉस होगा। पेन या फुलनेस की सेंसेशन होगी अंडर द रिब्स क्योंकि स्प्लीन या लिवर इनलार्ज हो गया है। और ईजी ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, ठीक है। तो फटीग मोस्ट कॉमन सिम्टम इज इन द CLL, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीन, लिवर इनलार्ज, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रिचर सिंड्रोम। रिचर सिंड्रोम होता है कि CLL जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द मोर एग्रेसिव फॉर्म, तो ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा की फॉर्म ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं रिचर सिंड्रोम, जो हमें CLL में मिलता है। एग्रेसिव फॉर्म हो गई है ना। CLL की एग्जैक्ट वजह तो नहीं पता, लेकिन कुछ DNA में म्यूटेशन आ जाती है बोन मैरो सेल्स में, तो रिस्क यही कि 40 से ज़्यादा नीचे जो है रेयर है। वैसे एज यू गेट ओल्डर यू गेट द रिस्क ऑफ गेटिंग CLL। मैन में ज़्यादा चांसेस होते हैं देन फीमेल। और फैमिली हिस्ट्री अगर कोई हो, पेरेंट, सिबलिंग या चाइल्ड को, तो उसको भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसमें डायग्नोसिस में हमेशा हम जब लैब फाइंडिंग करेंगे तो हमें वाइट ब्लड सेल के अकाउंट लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा मोर देन 5000, और ये मेच्योर अपीयरिंग स्मॉल सेल्स होंगे, जबकि लिम्फोब्लास्ट हमें लेस देन 10% मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में स्फेरोसाइट्स हमें मिलेंगे फ्रॉम ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है, स्फेरोसाइट्स। दूसरा स्मज सेल्स इसमें हमें मिलते हैं जिसको हम कहते हैं पैराशूट सेल्स, ठीक है। ये देखिए फिगर, इसमें ये स्मज सेल्स दिखाए गए, पैराशूट सेल्स। ये एक्चुअली फ्रेजाइल ल्यूकीमिक सेल्स ही होते हैं जो हमें CLL में मिलते हैं, क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लिम्फोसाइटिक, ठीक है, CLL में। और ये एक लैब आर्टिफैक्ट होता है जिसमें फ्रेजाइल न्यूक्लियस जो है वो क्रश हो गया है बाय द कवर स्लिप, तो यानी फ्रेजाइल ल्यूकीमिक सेल्स है, स्मज सेल्स है। बाकी हमें ऑटो इम्यून की वजह से स्फेरोसाइट्स भी मिल सकते हैं, ये बोन मेरो बायोप्सी भी मिल रहा है। क्लासीफाई किया गया है, राय स्टेजिंग सिस्टम होता है CLL का, स्टेज 0, 1, 2, 3, 4। 0 में हमें लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा, एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल। 1 में लिम्फोसाइटोसिस के साथ अब लिम्फो एडिनोपैथी भी है तो स्टेज 1 कहेंगे। सेकेंड स्टेज पे लिम्फोसाइटोसिस के साथ अगर हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी है। थर्ड पे अब लिम्फोसाइटोसिस प्लस अनीमिया हो रहा है तो वो थर्ड स्टेज है। और चौथा स्टेज होता है जब लिम्फोसाइटोसिस भी हो और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो, यानी प्लेटलेट्स का काउंट कम है, तो वो स्टेज 4 CLL होगा, ठीक है। लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पहले में सिर्फ लिम्फोसाइटोसिस है 0 में, ठीक है। अब ये दूसरी बिनसेट स्टेजिंग सिस्टम में ये राय था, राय स्टेजिंग सिस्टम में 4 थे। बिनेट स्टेजिंग सिस्टम में स्टेज A, B, C होता है। ए में ना तो अनीमिया होगा ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और लेस देन 3 एरियाज होंगे लिम्फोइड इन्लार्जमेंट के। लेकिन याद रखें जो स्टेज B होता है उसमें अनीमिया तो नहीं है ना ही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लेकिन मोर देन 3 एरियाज आपको लिम्फोइड इन्लार्जमेंट के मिलते हैं। एंड लास्ट होता है स्टेज C, in which there is anemia, thrombocytopenia या both, regardless of the lymphoid enlargement, ठीक है। स्टेज A, B एंड C। तो ये बिनेट स्टेजिंग सिस्टम हो गया CLL का। दूसरा हमने राय स्टेज देखा, ठीक है। तो C में अनीमिया भी है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दोनों यहाँ पे, और रिगार्डलेस ऑफ द लिम्फोइड। ट्रीटमेंट देखें, कोई इसमें राय स्टेज 0 और 1 पे तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, और बिनेट स्टेज A पे भी हम नहीं दे रहे क्योंकि लेस देन 3 एरियाज हैं लिम्फोइड एनलार्जमेंट के, इसमें भी ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट जो स्टेज 2, 3, 4 था ना राय स्टेजिंग का, 2, 3, 4 क्या था, 1 में तो हमें मिल रही थी लिम्फोसाइटोसिस का लिम्फेडिनोपैथी, तो उसमें नहीं दे रही। अगर हेपेटोस्प्लीनोमेगैली मिल रहा है, अनीमिया मिल रहा है, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिल रहा है लिम्फोसाइटोसिस के साथ, तो वो स्टेज 2, 3 होंगे, 2, 3, 4, तो उनमें ट्रीटमेंट देंगे। और बिनेट स्टेज B यानी मोर देन 3 एरिया ऑफ लिम्फोइड एनलार्जमेंट हो बट नो अनीमिया, नो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। या C, रिगार्डलेस ऑफ द लिम्फोइड एनलार्जमेंट अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो अगर स्टेज B या C है बिनेट का, राय का 2, 3, 4, तो हमने ट्रीटमेंट देना है। ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि हम प्योर एनालॉग्स या फ्लूडाराबीन, पेनोस्टेटिन, ये प्योर एनालॉग यूज़ कर सकते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट में साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, रिटुक्सिमाब ये यूज़ कर सकते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। तो कॉम्बिनेशन रिजल्ट ज़्यादा अच्छी होती है देन द मोनोथेरेपी। कॉम्बिनेशन में हम ये फ्लूडाराबिन के साथ अगर रिटुक्सिमाब साथ दें तो उससे रेमिशन रेट ज़्यादा होगा और डिजीज़ फ्री सर्वाइवल ज़्यादा होगा।
सपोर्टिव एनीमिया के लिए ट्रांसफ्यूज, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, ब्लीडिंग के लिए प्लेटिलेट, हाइपोगामाग्लोबिनीमिया है तो आप इम्यूनोग्लोबुलिन रिप्लेसमेंट दे दो, बल्कि डिजीज़ है विद कंप्रेसिव सिम्टम्स तो रेडियोथेरेपी देंगे, और अगर स्प्लीनोमेगेली है विद रिफ्रैक्टरी साइटोपिनियाज तो उस केस में फिर हमें स्प्लीनेक्टमी करनी होगी। दैट्स इट। तो ये कंप्लीट होता है टॉपिक क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। लास्ट रह गया है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया CML। अच्छा, नेक्स्ट CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म होता है जिसमें क्लोनल